जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर का जो 2018 का पेपर है, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम क्या है। तो हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम देख लेते हैं। किसी P, D, S या F कोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में दो दो इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो ये हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पष्ट कीजिए कि क्यों H2O द्रव है किंतु H2S गैस है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। H2O में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होती है जो जल के अणुओं के मध्य अतिरिक्त आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं, अतः H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती जिसमें अणु दूर दूर रहते हैं, अतः H2S गैसीय अवस्था में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HCl एक सहसंयोजी अणु है किंतु यह विद्युत का सुचालक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। HCl में Cl के विद्युत ऋणात्मकता H से अधिक होने के कारण यह द्विध्रुवीय अणु हो जाता है और जल में आयन बनाता है, अतः विद्युत का यह सुचालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा। तो निम्न में से सबसे बड़ा आकार हो जाएगा कार्बन-4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक धातु का नाम लिखिए जो वायु में संचारित नहीं होती। वह उस धातु का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन रीडिंग पोटेंशियल में क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड OP इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रोड RP, ये इसमें संबंध है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7th पार्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं हम। EDTA का पूरा नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो EDTA का पूरा नाम यहाँ पर देख लेते हैं, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला है C10H16N2O8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में लोहा उपस्थित होता है स्पेस के रूप में। जल में जो लोहा उपस्थित होता है वो आयरन ऑक्साइड के रूप में होता है और इसका जो फॉर्मूला आता है Fe2O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 80% आइसोऑक्टेन तथा 20% एन हेप्टेन के मिश्रण वाले ईंधन की ऑक्टेन संख्या क्या है। इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑक्टेन संख्या होगी हमारी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस यहाँ पर दे रखा है। एक ठोस स्नेहक है, जो एक ठोस स्नेहक होता है वो होता है ग्रेफाइट। परमिटेड का रासायनिक सूत्र लिखिए। परमिटेड का रासायनिक सूत्र होता है Na2Al2Si2OH-OH.H2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है, क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए। Ni28 के D उपकोष में उपस्थित अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। क्वांटम संख्या कैसे कहते हैं। तो क्वांटम संख्या की परिभाषा यह है, वे संख्या जो किसी परमाणु की कक्षा में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जो हमारे पास निकिल है, निकिल 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d8। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, 4d8 में जा रहा है। तो यहाँ पर हमने 3d8 का ही यहाँ पर चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या को किस n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n बराबर क्या होता है, n बराबर यहाँ पर दे रखा है 3। और सेकंड जो होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है n-1।
1 होता है। अब यहाँ पर इस n की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास जो l की वैल्यू निकल के आती है वो 2 आती है। नेक्स्ट जो क्वांटम संख्या है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या है जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये -l से +l तक होती है। तो यहाँ पर इसकी अगर वैल्यू रखें l की तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी -2 -1 0 +1 +2 आ जाएगी। तो 3d8 के लिए अंतिम 8th इलेक्ट्रॉन +2 उपस्थिति स्थिति में होता है। तो यहाँ पर जो होता है m की जो वैल्यू आएगी वो +2 आ जाएगी। अब +2 जो स्थिति रहेगी हमारे पास ये वाली, तो इसमें जो आएगा वो आएगा +12। यहाँ पर जो स्पिन क्वांटम संख्या आएगी ये आएगी +12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिग्मा तथा पाई बॉन्ड में अंतर बताइए। तो यहाँ पर हमने एक तालिका बनाई है जिसमें एक कॉलम में हमने बनाया है सिग्मा बॉन्ड और दूसरे कॉलम में बनाया हमने पाई बॉन्ड। तो इस नंबर 1 जो हमारे पास अंतर है इसको पढ़ लेते हैं। सिग्मा बंध परमाणु कक्षकों के सिरों पर अतिव्यापन से बनता है और जो हमारे पास पाई बंध होता है वह पाई बंध परमाणु कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। तो यहाँ पर जो होता है ये होता है फेस बाय फेस और ये होता है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। अगर फेस बाय फेस ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट जो अंतर है वो देख लेते हैं। सिग्मा बंध प्रबल होते हैं जबकि पाई बंध जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं। यह जो सिग्मा बंध होते हैं वो SS या SP या PP कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है और जो पाई बंध होता है यह केवल PP कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 है। तत्व के लिए निम्न का निर्धारण कीजिए। तो जो निर्धारण करना है वो जो ज्ञात करना है वो नंबर 1 है ब्लॉक, ये किस ब्लॉक का है। दूसरा नंबर पे है वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग की संख्या। तीसरा है आवर्त की संख्या ज्ञात करनी है और चौथा है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो हम देख लेते हैं आंसर में यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। तो यहाँ पर जो ब्लॉक आएगा वो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है तो डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में जा रहा है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि कौन से ब्लॉक में है, तो ये हमारा सॉल्व हो जाता है कि यहाँ पर जो ब्लॉक आएगा वो आ जाएगा डी ब्लॉक। तो यहाँ पर सेकंड जो आएगा वो देख लेते हैं हम वर्ग संख्या। तो यहाँ पर जो अंतिम सेल है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो जा तो रहे 3d6 में, पर उससे पहले हमारे पास 4s2 में भर जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्लस में इनका योग कर लेते हैं 6 + 2, तो वर्ग की संख्या यहाँ पर निकल के आ जाती है। तो कौन सा वर्ग में प्रेजेंट है, ये 8th वर्ग में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इन सबको अगर हम जोड़ दें, ये जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर, इन सबको अगर जोड़ दें तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है हमारे पास 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक जल के नमूने में 11.1 ग्राम पर लीटर कैल्शियम क्लोराइड उपस्थित है। इसकी कठोरता की गणना ppm में कीजिए। तो यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान दे रखा है वो 111 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पर हमने लगभग मान लिया है कि कैल्शियम क्लोराइड लगभग बराबर है कैल्शियम कार्बोनेट के। तो यहाँ पर हमने इसका जो है परमाणविक द्रव्यमान हमने निकाला, तो कैल्शियम क्लोराइड का निकल के आया है 111 और कैल्शियम कार्बोनेट का जो निकल के आया है वो निकल के आया है 100। तो यहाँ पर चूंकि 1 लीटर कठोर जल में 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के समतुल्य कैल्शियम कार्बोनेट बराबर कितना है 100 ग्राम के। तो 1000 ग्राम कठोर जल में 1.11 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड समतुल्य है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आया था हमारे पास 100 ग्राम, तो यहाँ पर इसको 100 ग्राम को 11.1 से इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड में 111 से इसको भाग कर देते हैं। तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो टोटल ग्राम में निकल के आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर हमने देखा 1000 ग्राम, अब हम देख रहे हैं 10 लाख ग्राम। 10 लाख ग्राम कठोर जल जो 10,000 ग्राम यहाँ पर देख रहे हैं हम 10⁶ ग्राम कठोर जल में 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के समतुल्य
कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पर एक जो हमारे पास स्टार्टिंग में 100 ग्राम आया था तो इससे गुणा कर देंगे। सेकंड वाला जो आया हमारे पास 11.11.1 गुणा 10 की घात, ये वाला 6 आ जाएगा, डिवाइडेड में 111 गुणा 10 की घात 3 आ जाएगा, ये वाला 10 की घात 3 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो टोटल जो कैलकुलेशन करके आएगा वो 10 की घात 3 आएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 10 की घात 3 यानी कि 1000 ग्राम हो जाएगा। अतः इसकी जो कठोरता आएगी वो आ जाएगी 1000 ppm, इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेरिंग में स्नेह के कार्य लिखिए। बेरिंग में स्नेह के कार्य लिखने हैं तो आंसर हम देख लेते हैं। बेरिंग में स्नेह के कार्य, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इन बेरिंग। तो यहाँ पर नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है, बेरिंग में स्नेह दोनों धातुओं की सतह के तल पर चिपका रहता है जिससे घर्षण कम होता है। नंबर 2, घर्षण में कमी के कारण ऊष्मा कम उत्पन्न होती है जिससे धातु की सतह कम घिसती है। नंबर 3, स्नेह के प्रयोग से बेरिंग द्वारा झटकों का अवशोषण सुचारू रूप से होता है। नंबर 4, स्नेह से बेरिंग की दक्षता बढ़ जाती है जिससे मशीन की उम्र भी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि IUPAC नाम लिखो। तो IUPAC नाम किसका लिखना है, ये नंबर 1 इसका दे रखा है और नंबर 2 यहाँ पे इसका दे रखा है। तो ये जो हमारे पास पूरा मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर जो पूरी कार्बन चेन है, तो इसका जो हमारे पास IUPAC नेम आएगा वो आएगा 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनोइक एसिड। 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम नंबरिंग इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो जैसे ही नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 कार्बन है तो 3 पे क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, और ब्यूटेन यानी 4 कार्बन है तो यहाँ पर आ जाएगा ब्यूटेन ओइक। यहाँ पर क्या है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसका टोटल पूरा जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनोइक एसिड आ जाएगा। सेकेंड नंबर का जो मॉलिक्यूल से कार्बन चेन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो इसका नेम आ जाएगा वो आ जाएगा 2-क्लोरोएथेनोइक एसिड, यानी कि यहाँ पर 1 2 इसमें नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा 2-क्लोरोएथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संकरण क्या है, sp3 संकरण को उदाहरण सहित समझाइए। जो संकरण हमारा होता है वो किसने खोज की थी, पॉलिंग और स्लेटर ने सन 1935 में सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामितीय आकृति को समझने के लिए परमाणुओं के अतिव्यापन के संदर्भ में यह सिद्धांत दिया था। जो सिद्धांत दिया था उसको हम देख लेते हैं। क्या सिद्धांत दिया था, लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों का मिलना तथा समान ऊर्जा वाले एक ही आकार के समान संख्या को नए कक्षक बनाना संकरण कहलाता है। सीधी डेफिनेशन है कि समान ऊर्जा वाले 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक जब आपस में मिलकर समान संख्या के और समान आकार के नए कक्षक जैसे बनाते हैं तो उनमें जो नए कक्षक बनते हैं उसी को क्या बोलते हैं, संकर कक्षक बोलते हैं। और ये जब पूरी प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं संकरण। तो संकरण के लक्षण देख लेते हैं कि संकरण कैसे कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 है, संकरण में परमाणु के केवल बाह्य कोश के कक्षक ही भाग लेते हैं। जो संकरण बनाने में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ जो बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट जो नंबर 2 है, संकरण में लगभग समान ऊर्जा के कक्षक भाग लेते हैं। इस संकरण में लगभग समान ऊर्जा के कक्षक भाग लेते हैं। 3, संकरण में बनने वाले नए कक्षक ऊर्जा, आकार तथा संख्या में समान होते हैं। नंबर 4, संकरण में बनने वाले नए बंध सिग्मा होते हैं, इसमें पाई बंध नहीं बनते। अब यहां पर देख लेते हैं sp3 संकरण क्या था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s तथा 3 p कक्षकों को आपस में मिलाकर समान ऊर्जा के 4 नए संकरित कक्षक बनाना ही sp3 संकरण कहलाता है। इसका जो उदाहरण है CH4 है, और जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 2s2 2p2 होता है। ऐसे अणु जिनमें एक इस प्रकार का संघनन पाया जाता है उनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय व बंध को जो होता है वो 109 अंश 28 मिनट होता है। जिसका बॉन्ड जो बंद होता है वो होता है 109 अंश 28 मिनट।
यहाँ पर हम इसकी जो कार्बन होती है उसकी ग्राउंड स्टेट को देख लेते हैं, जो ग्राउंड स्टेट यानी कि मूल अवस्था को देख लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट हमारे पास ये है, ये हमारे पास दूसरी कक्षा है। दूसरी कक्षा में S में है 2 इलेक्ट्रॉन और P में है 2 इलेक्ट्रॉन। उत्तेजित अवस्था में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर सब में क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पर CH4 आएगा यहाँ पर, तो आंशिक रूप से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो जाएगा, यानी कि डुप्लीट हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही जो हमारे पास यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड पहले जाएगा S में और बाकी 3 P में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जल को मृदु बनाने की परम्यूटेड विधि का वर्णन कीजिए। आंसर हम देख लेते हैं परम्यूटेड या जियोलाइट विधि। परम्यूटेड या जियोलाइट विधि हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हमने पॉइंट में विभाजित कर दिया गया है। तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट व व्यापारिक नाम सोडियम जियोलाइट या सोडियम परम्यूटेड है, जिसका जो नाम है वो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, और एक व्यापारिक जो नाम होता है वो सोडियम जियोलाइट या फिर सोडियम परम्यूटेड विधि है। इसका जो सामान्य सूत्र है सोडियम जियोलाइट का N2Al2Si2O8 इंटू XH2O, इसे शॉर्ट में Na2Z भी कह देते हैं या फिर इसको Na2P भी कह देते हैं। सोडियम परम्यूटेड में एक विशेष गुण पाया जाता है कि जब मैग्नीशियम या कैल्शियम के सल्फेट या क्लोराइड इसके संपर्क में आते हैं तो मैग्नीशियम व कैल्शियम के आयन सोडियम का स्थान ले लेते हैं तथा मैग्नीशियम व कैल्शियम के परम्यूटेट बनाते हैं। इस प्रकार कठोर जल में Mg+2 व कैल्शियम+2 आयन दूर हो जाते हैं तथा जल मृदु हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि सोडियम जियोलाइट को एक आयताकार स्टील के बर्तन में रखते हैं। इस बर्तन में मोटी बालू, बारीक बालू तथा सोडियम जियोलाइट की परतें लगी रहती हैं। कठोर जल सभी परतों से होकर गुजरता है और सॉफ्ट वाटर बन जाता है। तो इसकी हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो है ऊपर जो पाइप लगा हुआ है ये कंटेनर है जो स्टील का बना होता है। ऊपर एक जो पाइप लगा होता है यहाँ पर रो वाटर यानी कि हार्ड वाटर यहाँ से आता है, और यहाँ पर होता है जियोलाइट। जियोलाइट के बाद होता है हमारे पास मोटी बजरी या फिर मोटी बालू, उसके बाद होती है बारीक बालू, और बारीक बालू से होकर जैसे ही वाटर नीचे जाता है तो बन जाता है हमारे पास सॉफ्ट वाटर। तो इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि बर्तन में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें जियोलाइट के साथ, तो वो कैसी होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस प्रकार होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे रखा है, जो यदि अगर कैल्शियम क्लोराइड की अगर शुद्धि इसमें मिली हुई हो हार्ड वाटर के अंदर तो किस तरीके से जियोलाइट से दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देख लेते हैं कि जियोलाइट का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा है Na2Al2Si2O8 प्लस CaCl2। तो यहाँ पर ये बन जाएगा CaCal2Si2O8 प्लस 2NaCl। इसको हम जो यहाँ पर हमारे पास सोडियम जियोलाइट है इसको हम Na2Z भी लिख सकते हैं। यदि कठोर जल के अंदर Mg क्लोराइड यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिली हुई होती है तो रिएक्शन कैसे बनेगी, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगी रिएक्शन Na2Z प्लस MgCl2। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास Mgz प्लस 2NaCl बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर कैल्शियम सल्फेट हमारे पास मिला हुआ है हार्ड वाटर में तो जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी Na2Z प्लस CaSO4, और यहाँ पर जो बनेगा हमारे पास CaZ यानी कैल्शियम जियोलाइट प्लस सोडियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पर अगर हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट की अशुद्धि अगर हमारे पास जल के अंदर मिली हुई है तो जो रिएक्शन बनेगी वो Na2Z यानी कि जियोलाइट के साथ जब ये रिएक्शन होगी मतलब कि मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, तो जो बनेगा हमारे पास MgZ यानी कि मैग्नीशियम जियोलाइट प्लस सोडियम सल्फेट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो Z दे रखा है वो Z है हमारे पास Al2Si2O8। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पर Z। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो टू सिंक है यहाँ पर एक NaCl सॉल्यूशन है जो हमारे पास जो जियोलाइट होती है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हैं और यहाँ पर इसका छिड़काव करते हैं जिससे हमको जियोलाइट प्राप्त हो जाती है। अब जब जियोलाइट प्राप्त होती है उस पुनः प्राप्त करने के लिए हम नए रिएक्शन इसको देख लेते हैं कि हमारे पास नए रिएक्शन क्या है। तो इस प्रकार से कठोर जल को मृदु जल बनाने की क्रिया में लगभग 12 घंटे में संपूर्ण सोडियम जियोलाइट कैल्शियम व मैग्नीशियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। तब इसकी क्षमता कम हो जाती है। इसे पुनः प्राप्त अर्थात
जियोलाइट को पुनः प्राप्त करने के लिए 5 से 10% NaCl यानी कि ब्राइन विलियन प्रवाहित किया जाता है। और जब ब्राइन विलियन को प्रवाहित किया जाता है तो रिएक्शन बनती है, यानी कि हमारे पास पुनः जियोलाइट मिल जाता है। तो आइए इनको भी देख लेते हैं हमारे पास जियोलाइट किस तरीके से मिलता है। तो कैल्शियम, हमारे पास कैल्शियम जियोलाइट था, इसकी रिएक्शन होगी हमारे पास सोडियम क्लोराइड से। तो टोटल हमारे पास जो बनेगा हमारे पास सोडियम जियोलाइट, यानी कि टोटल हमारे पास सोडियम जियोलाइट वापस मिल जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो कैल्शियम क्लोराइड बच जाएगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास MgZ है यानी कि मैग्नीशियम जियोलाइट हमारे पास बना है, तो उस NaCl के साथ रिएक्शन होगी तो हमारे पास बनेगा सोडियम जियोलाइट प्लस Mg क्लोराइड मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, यानी आपके अपने चैनल जीवन क्लासेज में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।